अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारे मिड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने जब पेपर को प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आपने तमाम जो स्लाइड्स हैं उनको गो थ्रू करना है। ठीक है। जो ऑडियो लेक्चर्स हैं उनको सुनना है। ठीक है। और उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आपने ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज़ आपने सारे जो चैप्टर्स हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक उनकी सबकी स्लाइड्स को गो थ्रू करना है, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, इसलिए लाजमी है कि आप सबको पढ़ें। और जितना भी जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं जो वीडियो फॉर्मेट में उन्हें सुने। ठीक है। इसमें चैप्टर 1 एंड 2 में डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। डिफरेंट डेफिनेशंस आपको स्लाइड में दी गई हैं, उनको एक्सप्लेन भी किया गया है, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है। फिर स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका स्कोप क्या है उसको देखें। फिर उसमें एक टॉपिक आ जाता है अपॉर्चुनिटी कास्ट। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है मैनेजमेंट के लिए, वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर्स उसको भी एनालाइज करें। ऑल्दो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में नहीं दिया गया होता, लेकिन जो कंपनी है उसका जो मैनेजर है उसको पता होता है कि व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो उन्होंने छोड़ी थी। ठीक है। उसकी इम्पोर्टेंस के उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है। या जब आप लेक्चर सुनेंगे डिटेल में तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन कास्ट है, इसमें हमने एग्जांपल दी थी टेस्ला कंपनी के। इस वाली स्लाइड को जो गौर से पढ़ें, इसका जो ऑडियो लेक्चर है उसको गौर से सुने। फिर गोल ऑफ द फर्म है। गोल ऑफ द फर्म में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं फर्म को। वो जो लेक्चर है जो स्लाइड्स हैं उसको गौर से आप पढ़ें। ठीक है। इकोनॉमिक गोल्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी एक गोल है, वो क्या होता है उसका पता होना चाहिए आपको। फिर चैप्टर 2 में आ जाता है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, कि जो प्रिंसिपल हैं और जो कंपनी के ओनर होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं उनके दरमियान कहने कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या डिफरेंस कह लें इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है उनके दरमियान, जिसकी वजह से एक एजेंसी प्रॉब्लम जिसको हम कह लें या प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कह लें वो राइज होती है। इसका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को, या किस तरह से इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो चैप्टर 1 एंड 2 के लिहाज से ये वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपने अच्छी तरह से गो थ्रू करने हैं। इसी तरह से जो चैप्टर 3 है उसमें लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया है कि आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। फिर नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं, जो कि अदर फैक्टर्स हैं अदर देन प्राइस जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उनका पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट सप्लाई क्या है, उसका जो लॉ है वो भी बताया गया कि मार्केट सप्लाई का लॉ है उसका पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। उसके भी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई के, उनका पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। ये जब आप लेक्चर को गो थ्रू करेंगे तो चैप्टर से ही ऑलमोस्ट आपने सारा ही करना है, क्योंकि ये सारा लिंक्ड है। ठीक है। सरप्लस क्या होता है, शॉर्टेज क्या होता है, इसका पता होना चाहिए आपको। फिर जैसे ही प्राइस में चेंज करने की वजह से या अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है उनके चेंज की वजह से एक शॉर्ट रन चेंजेस आती हैं मार्केट में और एक लॉन्ग रन चेंजेस आती हैं मार्केट में। उनका आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट रन चेंजेस कौन सी होती हैं और लॉन्ग रन चेंजेस कौन सी होती हैं। ठीक है। उसके बाद रैशनिंग फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है। जो प्राइस है जैसे ही डिमांड में चेंज आती है, सप्लाई में चेंज आती है, उसी तरह से प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो भी चेंज हो जाती है। वो आपको पता होना चाहिए कि क्यों चेंज होती है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। ठीक है। फिर रैशनिंग फंक्शन ऑफ प्राइस के प्राइस किस तरह से चेंज होती है, जैसे ही डिमांड में चेंज आती है, सप्लाई में चेंज आती है, तो सबसे जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है वो प्राइस पे पड़ता है। और प्राइस का जो रैशनिंग फंक्शन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप ये चैप्टर को गो थ्रू करेंगे, इसकी स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे, इसके लेक्चर को सुनेंगे तो आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है। फिर शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन चेंजेस इन द मार्केट। जैसे ही डिमांड में चेंज आता है या सप्लाई में चेंज आता है या प्राइसेस में चेंज आता है प्रोडक्ट्स की, तो एक शॉर्ट रन इम्पैक्ट आता है और एक लॉन्ग रन आता है मार्केट में। आपको इन दोनों का पता होना चाहिए। एक फिगर भी है लेक्चर्स के अंदर जिसमें समरी में बताया गया कि शॉर्ट रन में क्या चेंजेस आती हैं और लॉन्ग रन में क्या चेंजेस आती हैं, उसका आपको पता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के साथ आपको ग्राफ्स का पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे ही लॉ ऑफ डिमांड है उसका ग्राफ हम बनाते हैं, वो कैसे बनता है, ऊपर से नीचे आता है। इसी तरह सप्लाई का ग्राफ है वो कैसे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है।
इस तरह जब डिमांड में फ़र्क आता है नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स की वजह से, तो फिर हम किस तरह से ग्राफ को बनाते हैं, किस तरह से जो प्राइस है वो फिर शिफ्ट होती है। ये सारी चीज़ें आपको एक तो उनकी थ्योरी पता होनी चाहिए, प्लस आपको ग्राफ को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए और ग्राफ को बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर्स में इन चीज़ों का बताएंगे कि एक चीज़ की डिमांड इंक्रीज होने से उसकी प्राइस में अगर चेंज आ रहा है, या एक चीज़ की सप्लाई से क्या इम्पैक्ट आ रहा है शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के साथ ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन करना है इन चीज़ों को, सो दैट पता चले कि आपको ठीक से समझ आया है कि नहीं है। ठीक है, तो जितने भी ग्राफ्स हैं चैप्टर 3 के, उनको उनका भी आपको जो स्लाइड्स में दिए गए हैं, ठीक है, बाकी वाले ग्राफ्स नहीं, बुक्स वाले नहीं, जो स्लाइड्स में दिए गए हैं ग्राफ्स, उन ग्राफ्स का भी आपको पता होना चाहिए कि वो ग्राफ में क्या मीन्स के क्या चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ग्राफ्स। ठीक है, चैप्टर 4 है हमारा डिमांड इलास्टिसिटी का। इसमें आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए इलास्टिसिटी की क्या है। ठीक है, इसके जो फार्मूलाज हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस उनके हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो इलास्टिसिटी है उसका इम्पैक्ट शॉर्ट रन में भी आता है, लॉन्ग रन में भी आता है। इन दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि शॉर्ट रन में क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है, और लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट आता है। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए डिमांड इलास्टिसिटी एंड रेवेन्यू। जैसा हमने इसी चैप्टर में टॉपिक्स में पढ़ा था कि टोटल रेवेन्यू क्या होते हैं, और टोटल रेवेन्यू रेवेन्यू को इंक्रीज किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्लाइड्स में वो डिटेल में हमने टॉपिक कवर किया है ये वाला, कि जब एक मैनेजर जो है उसने अपनी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज करना हो, तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो सेल कर रहा है वो इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। तो फिर वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि प्रोडक्ट इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, उस लिहाज से अपनी जो सेल्स है उनको उनमें तब्दीली ला सकता है और अपनी जो रेवेन्यू उसको इंक्रीज कर सकता है। तो ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिमांड इलास्टिसिटी एंड रेवेन्यू। उसके बाद जो मैंने आपको वीडियोस दी थी न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, उसमें प्राइस इलास्टिसिटी जो है उनके पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्क इनकम इलास्टिक के जो फार्मूलाज हैं वो जो मैंने आपको असाइनमेंट में भी दी है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब अगर आप असाइनमेंट अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं डिमांड इलास्टिसिटी के वो भी सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस उसी तरह के होंगे। ठीक है, लेकिन उसकी जो कह लें कि वैल्यूज हैं वो चेंज होंगी, लेकिन क्वेश्चंस ऑल ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के होंगे। तो जो आपकी असाइनमेंट है उसको आप अच्छे से करें। न्यूमेरिकल्स की जो वीडियोस मैंने आपको भेजी हैं, ठीक है, उनको आप अच्छी तरह से देखें और स्टेप बाय स्टेप आपने न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने खाली आंसर लिख दिया, ये नहीं, आपने जितने स्टेप्स में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स वो कराए हैं उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, वो स्टेप्स में करनी है न्यूमेरिकल। चैप्टर 5 का जो पार्ट 1 है फोरकास्टिंग का, उसमें आपको ये दो मेथड्स जो हैं क्वांटिटेटिव मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं अभी आपको सेंड भी करूँगा एक फ़ाइल जिसमें डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं। अगर वो आप सॉल्व कर लोगे तो फिर जो पेपर है उसमें जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपके लिए ईजी होगा करना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोज एंड कॉन्स के हैं मूविंग एवरेज मेथड या एक्सपोनेंशियल मेथड के, ठीक है, इनका फ़ायदा क्या है और इनका नुकसान क्या है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है और वो होते क्या हैं, क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है और क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है। तो ये चैप्टर 5 में से लिमिटेड चीज़ें ही हैं, लेकिन ये जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के, ये आपने अच्छी तरह से इनको ट्राई करना है, जो मैं अभी आपको सेंड भी करूँगा। ठीक है, इस वीक के लिए तो वो आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर वो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पेपर में काफ़ी आसानी होगी ये न्यूमेरिकल करने में।
अब हम आते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा। हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें एमसीक्यूज नहीं आएंगे। टोटल मार्क्स 35 हैं और जो मिनट्स हैं वो 120 मिनट्स, मीन्स आपके पास 2 घंटे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 15 मिनट्स एक्स्ट्रा भी होंगे अपलोड करने के लिए पेपर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कोई लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, कुछ 4 मार्क्स के हैं, कुछ 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। इस तरह करके टोटल आपके 35 मार्क्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जो है वो अगर 2 मार्क्स का है तो उसके लिए 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ इनफ है आंसर में, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो उसके लिए आप मैक्सिमम 2 पैराग्राफ्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स काफ़ी होंगे। अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उसके लिए 120 वर्ड्स काफ़ी होंगे। जो न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे उसके उसमें आपने जितने भी स्टेप्स हैं, जो कि मैंने जिस तरह से आपको न्यूमेरिकल करवाए थे, वो स्टेप्स आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल, सो दैट कि आपके जो सारे स्टेप्स हैं उसमें कवर हो रहे हों, ठीक है। बाकी ये है कि 120 मिनट्स हैं, आपने नंबर्स क्वेश्चन का देखना है कितने नंबर हैं, उस लिहाज से आपने उसका आंसर लिखना है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये आपके पेपर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स पहले मैं पेपर अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप में। और बाकी ये आपने रोल नंबर अपना लिखना है, ठीक है। ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट आपने यूज़ करनी है। बाकी आपने जैसे पहले ऑनलाइन पेपर दिए, पीडीएफ फाइल बनानी है, ठीक है। हैंड रिटन होना चाहिए पेपर। हर शीट पे आपने अपना नाम, रोल नंबर लिखना है, ठीक है, क्लास लिखनी है। उसके अलावा पीडीएफ फाइल बनानी है, पीडीएफ फाइल को फिर आपने सेंड करना है, ठीक है। वो अभी हम डिसाइड कर लेंगे कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर को सेंड करना है या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, ठीक है, वो डिसाइड कर लेंगे। और बाकी ये इंस्ट्रक्शंस आप सारे गौर से पढ़ें, नेक्स्ट स्लाइड में भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आपने गौर से पढ़ लेनी है, ठीक है। हाँ, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको भी आप गौर से पढ़ लें, ठीक है। इन सबको आपने फॉलो करना है। अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्यूरी पूछ सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच।